this is Anshuman sir, your physics teacher, and today we will going to discuss a very important topic for your board examination, that is the Kirchhoff's rule. Dear student, oftenly questions are coming from this topic, and question raising from this topic are of 5 marks, right? 5 marks or 3 marks or 2 marks. So हर साल जो है एक क्वेश्चन जो है किरचॉफ्स रूल से ज़रूर आता है और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं और वो मिस्टेक्स बार बार करके आते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे कि किरचॉफ्स रूल का जो टॉपिक है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करें और उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये हमारा आज का पर्पज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द किरचॉफ्स रूल, राइट? सो दैट इज द किरचॉफ्स रूल, ठीक है, किरचॉफ्स रूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी डिस्कस व्हाई वी नीड टू किरचॉफ्स रूल। हमें किरचॉफ्स रूल की जरूरत क्यों है? तो ध्यान से समझिए कि जब हम लोग रेजिस्टेंसेस को डिस्कस करते हैं तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंसेस जब आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है और जब रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। और अगर आपके पास सिंपल सर्किट है जिसमें एक ईएमएफ लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है या 2 सेल लगे हुए हैं, तो आसानी से जो है आप उस सर्किट में जो है उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और उसमें करंट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सर्किट ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जिसमें एक से ज़्यादा ईएमएफ क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कैपेसिटर, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंसेस, राइट, इन द डिफरेंट मैनर, अलग अलग तरीके से कंबाइन होते हैं। तो उस समय हम लोगों को करंट निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ये सब निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने एक बहुत ही यूनिवर्सल रूल दिया जिसका यूज करके हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उसमें हम लोग करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर उसमें कोई अननोन रेजिस्टेंस दिया है तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, या अननोन वोल्टेज दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और भी हम लोग एंड्स पे पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किरचॉफ्स रूल जो है वो ऑल टाइम मेडिसिन है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। हम आसानी से जो है इस ऐसे सर्किट्स को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किरचॉफ्स ने क्या बताया। और बेसिकली किरचॉफ्स ने 2 रूल दिए थे, दैट इज नोन एज द किरचॉफ्स करंट रूल एंड किरचॉफ वोल्टेज रूल, okay? So these are the 2 rule which is given by the Kirchhoffs, that is the Kirchhoff current rule and Kirchhoff voltage rule. ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों रूल्स जो हैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। I mean, आपको ये दोनों रूल की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप जो है इसको लगा सकते हैं। दैट्स मीन आपको सबसे पहले किरचॉफ्स करंट रूल को समझना है, आपको करंट रूल आना चाहिए। अगर आपको करंट रूल नहीं आया तो आप किरचॉफ वोल्टेज रूल नहीं लगा सकते। तो ध्यान दीजिएगा कि हम इन दोनों रूल्स को हमें क्या करना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि हम किसी भी सर्किट को आसानी से सॉल्व आउट कर सकें। किरचॉफ करंट रूल को हम लोग बेटा कहते हैं केवीएल, शॉर्ट में केसीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? केसीएल। एंड किरचॉफ वोल्टेज रूल इज कॉल्ड द केवीएल, ठीक है, केसीएल एंड केवीएल। किरचॉफ करंट रूल इज नोन एज द केसीएल एंड किरचॉफ वोल्टेज रूल इज कॉल्ड द केवीएल, ओके? नाउ टू स्टडी दिस रूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आसानी से आप कोई भी रूल आसानी से पढ़ सकते हैं, उसका मतलब आप समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक रूल्स को समझने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक रूल, व्हाट इज द बेसिक रूल फॉर किरचॉफ्स रूल? सो लेट वी डिस्कस सम बेसिक रूल। सो फर्स्ट ऑफ ड्रॉ लेट अस सर्किट। हम लोग एक सर्किट को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है जिसमें एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस और ईएमएफ जो है इन्वॉल्व है। ये पहला ईएमएफ हो गया, राइट? इसी तरीके से पहले हम एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं जिसमें समझने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पे एक ईएमएफ और लगा हुआ है। इस तरह से ये एक सर्किट है। इसके नाम हम कुछ रख देते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट? ये आपके पास R1 है। चलिए मैं इसकी कुछ वैल्यूज मान लेता हूँ। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये है 5 ओम की बैटरी, 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये जो है 10 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास एक सर्किट है। तो इस सर्किट में हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी है, तभी हम लोग किरचॉफ करंट रूल और वोल्टेज रूल को समझ पाएंगे। तो देखिएगा कि क्या वो बेसिक रूल है। सबसे पहले इसमें हमें समझना है कि सर्किट क्या होता है। पहले हमें समझना है कि सर्किट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट। हमें सर्किट को समझना है कि सर्किट का मतलब क्या होता है।
तो ध्यान दीजिएगा कि सर्किट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का क्लोज पाथ है, राइट। अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे रेजिस्टेंस हो गया, स्विचेज हो गए, बैटरी हो गई, कैपेसिटर हो गया, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं अगर उनको मिला करके हम लोग एक क्लोज पाथ तैयार कर दें तो उस क्लोज पाथ को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सर्किट कहते हैं। सो व्हाट इज द सर्किट? सर्किट इज द क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, राइट। सो सर्किट इज द क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सर्किट जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक क्लोज पाथ है, राइट। सेकेंड जो हमें इसमें समझना है दैट इज द जंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन? किसी भी सर्किट पे जंक्शन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जंक्शन का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जंक्शन किसी भी सर्किट पे एक वो पॉइंट होता है जहां पे दो से ज्यादा वायर्स आकर के क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। या अगर इसी को दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए कि जंक्शन किसी भी सर्किट का वो पॉइंट होता है जहां पे करंट डिवाइड होती है, राइट। जहां पर भी करंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिवाइड होगी उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे। जैसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट है, जैसे यहाँ पर देखो अगर बैटरी से एनर्जी ऐसे आ रही है तो इस पॉइंट पर आने के बाद कुछ करंट इधर चली जाएगी, कुछ करंट इधर चली जाएगी। अगर कुछ करंट इधर जा रही है और कुछ करंट इधर जा रही है तो ये इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे। जंक्शन इज द पॉइंट ओवर अ सर्किट ओवर विच करंट इज डिवाइडेड। तो जंक्शन जहां पर भी सर्किट में होगा वहां पर करंट का डिवीजन होगा। तो आप तुरंत समझ जाना कि जब आप केसीएल अप्लाई कर रहे हो तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर करंट को आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। ओके, सो अगर एक लाइन में मुझे कहना हो तो क्या होता है जंक्शन? इट इज द पॉइंट ओवर द सर्किट वेयर करंट इज डिवाइडेड। किसी भी सर्किट पे जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे करंट क्या होती है? डिवाइड होती है, राइट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सर्किट किसे कहते हैं और जंक्शन किसे कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है बेटा दैट इज द थर्ड ब्रांच, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांच? ब्रांच से क्या समझते हैं आप? तो ध्यान से समझिएगा कि जंक्शन से जंक्शन, एक जंक्शन से लेकर के दूसरे जंक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो पाथ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। Okay, so branch is the path of the circuit from one junction to another junction, right? So it is the path. अगर मैं एक लाइन में कहूं तो path between two junctions, ठीक है। दो जंक्शंस के बीच का जो पाथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ब्रांच में केवल एक ही तरह की करंट, ओनली वन करंट, मतलब एक ही तरह की करंट क्या होगी? फ्लो होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ये पहला जंक्शन आपके पास है डी और ये आपके पास दूसरा जंक्शन है सी। तो डी से सी तक जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे अगर मैं डी ए बी सी, तो बीच में कहीं भी डिवीजन नहीं हो रहा है, तो डी से लेकर के डी ए बी सी। तो अगर मैं पहले जंक्शन की बात करूं तो डी ए बी सी, ये पहला जंक्शन हो गया। यहाँ से सॉरी पहली ब्रांच हो गई डी ए बी सी, ठीक है। तो ये पहली ब्रांच हो गई। इसका मतलब इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो एक जैसी होगी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी करंट इधर से जाएगी उतनी करंट यहाँ से वापस, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक करंट क्या होगी? सेम होगी। तो ध्यान रखना कि ब्रांच में एक ही तरह की करंट होती है। तो सबसे पहली ब्रांच जंक्शन से जंक्शन के बीच में हो गई। सबसे पहला पाथ जो हो गया आपका ये हो गया डी ए बी सी। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे पाथ की बात करें तो डी और सी, ये भी एक पाथ हो गया, तो ये भी एक ब्रांच हो गई। इस ब्रांच में भी जो करंट की वैल्यू होगी वो यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी। तो ध्यान रखना कि ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। और ब्रांच में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दूसरा पाथ हो गया। तो डी और सी भी क्या हो गया? एक ब्रांच हो गया, ये दूसरा ब्रांच हो गया आपके पास। इसी तरीके से डी ई एफ सी, तो डी ई एफ सी ये तीसरा ब्रांच हो गया। डी ई एफ सी ये क्या, कौन सी ब्रांच हो गई? ये तीसरी ब्रांच हो गई। डी ई एफ सी ये तीसरी ब्रांच हो गई आपकी, दैट इज द डी ई एफ सी, ये तीसरी ब्रांच हो गई आपके पास। तो ये पहली ब्रांच हो गई, ये दूसरी ब्रांच हो गई और ये तीसरी ब्रांच हो गई। तीन ब्रांचेस हो गई। अब इन तीनों ब्रांचेस की खासियत क्या होगी कि तीनों ब्रांचेस में अलग अलग करंट तो हो सकती है, लेकिन एक ब्रांच में केवल एक ही तरह की करंट क्या होगी? फ्लो होगी। सो दिस इज नोन एज द ब्रांच, राइट। और इसमें जो फोर्थ पॉइंट आपको समझना है दैट इज द मेस। हमें इसमें मेस के बारे में पढ़ना है या लूप के बारे में पढ़ना है। तो लूप या मेस का मतलब होता है कि क्लोज, इसमें कितने क्लोज फॉर्म बन सकते हैं या कितने लूप बन सकते हैं, मेज बन सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अगर मैं यहाँ से चलता हूँ डी ए बी सी डी, तो ये पहला लूप हो गया, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक चलिए फिर से वापस आ जाइए। लूप का मतलब हुआ कि एक पॉइंट से चलते घूम करके उसी पॉइंट पे आ जाए। दूसरा लूप ये हो सकता है
आपके पास डी सी एफ ई डी, तो ये दूसरा लूप हो सकता है। ध्यान दीजिएगा ये वाला लूप नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि बीच में ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये बीच में डिवाइड कर रहा है इसलिए ये बड़ा वाला लूप नहीं कहलाएगा, मतलब ए बी एफ डी ये जो है लूप नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में देखिए एक वायर आ जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये पहला लूप हो गया, दूसरा लूप हो गया। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा कि सर्किट का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, ब्रांच का मतलब क्या होता है, मेज का मतलब क्या होता है। तो अगर आप इतने टर्म समझ गए तो आसानी से अब आप किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल। ठीक है, तो किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल को हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में समझते हैं। सो लेट वी डिस्कस। ओके, सो लेट वी डिस्कस द किरचॉफ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केसीएल की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केसीएल की, किरचॉफ करंट रूल की बात करते हैं। इसको हम लोग जो है किरचॉफ करंट रूल कहते हैं, केसीएल कहते हैं, राइट। किरचॉफ करंट रूल ये क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पे, ध्यान दीजिएगा जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा वायर्स निकली होती है। अगर ये जंक्शन है तो इसमें कई सारे वायर्स निकले होंगे, जरूरी नहीं है कि तो ये इस तरह से वायर निकले हुए हैं। तो ये कह रहा है कि किसी भी जंक्शन पर मीट करने वाली सभी करंट्स का सम, राइट, तो दैट इज द समेशन ऑफ आई, राइट, इज जीरो, राइट, इज जीरो। तो किसी भी जंक्शन पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट रूल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो, दैट्स मीन द समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो जहां पे समेशन क्या है आपका, एल्जेब्रिक सम है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ कि जो करंट आउट जा रही है, आउट बाहर की तरफ जा रही है ना, आउटिंग करंट, और जो इंटरिंग करंट है, इंटरिंग करंट जो इन हो रही है, राइट, तो आउटिंग करंट को आप पॉजिटिव लोगे और इंटरिंग करंट को आप नेगेटिव लोगे। ध्यान रखो कि अब जरूरी नहीं है कि इसमें सारी करंट अंदर ही हो रही हो, तो कुछ करंट ऐसे अंदर की तरफ आ रही है, एरो से दिखाते हैं इसको हम, कुछ अंदर की तरफ आ रही है और कुछ जो है बाहर की तरफ जा रही है। अगर मैं इसको I1 मान लूँ, इसको मैं I2 मान लूँ, इसको मैं I3 मान लूँ, इसको मैं I4 मान लूँ, इसको मैं I5 मान लूँ, इसको मैं I6 मान लूँ, तो इस तरह से मेरे पास ये डिफरेंट करंट्स हैं। इन डिफरेंट करंट्स में अगर मुझे क्या करना है, ये वैल्यूज को लिखनी है, आउट और इंटरिंग करंट। ध्यान रखना है कि जो आउट, जो बाहर की तरफ करंट जा रही है उसको मैं पॉजिटिव एज्यूम करूंगा, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसी से क्या होती है, करंट बाहर की तरफ जाती है। इसलिए हमने जो बाहर की तरफ करंट जा रही है उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, और जो अंदर की तरफ करंट आ रही है उसको मैंने क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने कहा कि किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब कि हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। दैट्स मीन जो अंदर वाली करंट है उसको मैं नेगेटिव मानूंगा और जो बाहर वाली करंट है उसे मैं क्या मानूंगा, पॉजिटिव मानूंगा। ठीक है, तो ये समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या कहता है, ये कहता है आपका कि जो अंदर वाली करंट है, तो अगर मैं यहाँ पे अंदर वाली करंट को माइनस लूँ, जैसे ये I1 अंदर की तरफ जा रही है तो माइनस I1 हो जाएगा, ये बाहर I2 बाहर की तरफ जा रहा है तो मैं प्लस I2 लिखूंगा, ये भी अंदर की तरफ तो माइनस I3 हो जाएगा, और ये बाहर की तरफ जा रहा है तो प्लस I4 हो जाएगा, और ये फिर बाहर की तरफ जा रहा है ये प्लस I5 हो जाएगा, और ये फिर अंदर की तरफ जा रहा है तो ये माइनस I6 हो जाएगा, और ये इसका सम जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखिए माइनस वाली वैल्यू किसको ली, जो अंदर की तरफ आ रही है, जो करंट अंदर की तरफ जा रही है, और जो करंट बाहर की तरफ जा रही है उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लस और माइनस लेकर के सॉल्व किया, अलजेब्रिक सम निकाल दिया इसका हमने। तो जब हमने अलजेब्रिक सम को जीरो के बराबर कर दिया तो आप देखिए कि क्या वैल्यू आ जाएगी। आप देखिए यहाँ से मैं प्लस वाली को एक तरफ लिख लेता हूँ, I2 प्लस I4 और प्लस I5, और जो माइनस वाली वैल्यूज हैं उसको मैं इधर ले जाता हूँ, I1 प्लस I3 और प्लस I6। ठीक है, तो आप देखिए ये वाली जो करंट है और ये वाली जो करंट है, अगर आप इनको ध्यान से देखें, और यहाँ बीच में इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जितनी करंट इन हो रही है उतनी करंट क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो आप देखिए कि जो इन वाली करंट है ये इंटरिंग करंट है, इंटरिंग करंट, ये इन करने वाली करंट है, और ये आउट करंट है, ये क्या है, आउट करंट है। तो इन करंट विल बी इक्वल टू आउट करंट, जितनी करंट इन हो रही है उतनी करंट क्या हो जा रही है, बाहर हो जा रही है। समझ में आ गई बात? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर केसीएल को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि द टोटल करंट इंटरिंग टुवर्ड्स द जंक्शन विल बी इक्वल टू आउट फ्रॉम द जंक्शन। तो जितनी करंट बाहर जा रही है उतनी करंट इन होने वाली करंट के क्या होगी, बराबर होगी। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इससे एक बात ये भी समझ में आता है कि जितने चार्ज जंक्शन पे आ रहे हैं उतने चार्ज बाहर चले जाएंगे, मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो एक लाइन में इसकी बात याद रखनी है कि जो केसीएल होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, सपोर्ट करता है। सो केसीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है बेटा, सपोर्ट करता है। तो इस बात को क्या करना है, आपको रिमेंबर रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो यहाँ पे जितना चार्जेस अंदर की तरफ, करंट का मतलब चार्ज, जितने चार्जेस अंदर की तरफ आ रहे हैं उतने चार्जेस बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये केसीएल आपको समझ में आ गया होगा।
तो जब भी हम किसी भी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो सर्किट को सॉल्व करते वक्त सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में केसीएल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। केसीएल को अप्लाई करने के बाद फिर हम लोग क्या आते हैं, केवीएल को अप्लाई करते हैं। अगर आपने किसी भी सर्किट में केसीएल को सही तरीके से अप्लाई कर दिया तो आप आसानी से किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। समझ में आ रही है बात। तो अभी हम लोग एक दो सर्किट्स भी करेंगे, उससे पहले हम लोग बात करेंगे केवीएल की। तो हम लोग केवीएल की बात करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज रूल, राइट। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या कहता है उसकी बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किरचॉफ वोल्टेज रूल एंड हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट, हम लोग उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके तो अब हम लोग जो है किरचॉफ वोल्टेज रूल को देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवीएल, राइट। तो केवीएल ये कहता है कि किसी भी सर्किट में, जैसे अभी हम लोगों ने एक सर्किट ड्रॉ किया था, उस सर्किट में एक से ज़्यादा ईएमएफ लगे हुए थे, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ईएमएफ होता है वो और किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, ठीक है, ये चीज़ समझिए। तो केवीएल ये कहता है कि किसी भी सर्किट में जो टोटल ईएमएफ लगा हुआ है, राइट। अब ये प्लस माइनस कैसे लेते हैं अभी मैं बता रहा हूँ आपको। जो टोटल ईएमएफ किसी भी सर्किट में लगा है, किसी भी क्लोज पाथ में, बेसिकली ये किसके लिए है, ये लूप के लिए है, दिस इज लूप और मेस के लिए। तो किसी भी सर्किट में आप किसी मेस में या किसी लूप में क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। किसी भी लूप या किसी भी मेस के लिए क्या करते हैं, किरचॉफ रूल आप अप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा उस लूप में ईएमएफ भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है। अगर उसमें ईएमएफ है तो उनमें समेशन ऑफ ई है ना, समेशन ऑफ ई, और उसमें जितने वोल्टेजेस लगे हुए हैं समेशन ऑफ वी, इन दोनों का जो समेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। मतलब इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा कि अब आपने शायद पढ़ा होगा कि ईएमएफ और वोल्टेज में हम लोग वैल्यूज को कैसे लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास कोई सेल लगा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास प्लस और माइनस है, ठीक है, और इस तरह से आपके पास जो है एक इसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है आर ओम का। तो किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है उसे हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और किसी भी सेल का जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए प्लस और माइनस, तो करंट ऐसे जाएगी, प्लस और माइनस करंट, जब जरूरी नहीं कि ऐसे जाए, हो सकता है बड़ी बैटरी लगी हो तो अपोजिट में भी जा सकती है। तो ध्यान रखना कि जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे दो पॉइंट है ए और बी, ये दो पॉइंट है ए और बी, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू लिखनी है और मुझे यहाँ पर क्या करना है, वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू लिखनी है। तो मान लो मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो मुझे लिखना है वी ए माइनस वी बी। तो मैं इधर से इधर की तरफ जाऊंगा, तो जब मैं इधर से इधर की तरफ जाऊंगा तो ध्यान रखना कि जो भी प्लेट पहले आएगी वो ईएमएफ की वैल्यू होगी। जैसे मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूं तो पॉजिटिव प्लेट पहले आ रही है तो मैं इसको लिखूंगा प्लस ई, ठीक है, इसे मैं क्या लिखूंगा, प्लस ई। लेकिन जब मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो यहाँ करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो करंट इसमें इस तरह से जा रही है। तो ध्यान रखना कि जब भी हम वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं तो करंट की डायरेक्शन को देखते हैं, और जब भी हम लोग क्या करते हैं, प्लेट के क्रॉस ईएमएफ निकालते हैं, बैटरी के क्रॉस ईएमएफ निकालते हैं, तो हम उसका टर्मिनल्स देखते हैं कि पहले कौन सी प्लेट आ रही है। जैसे इसमें हम लोग जब इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इधर से इधर की तरफ जब जा रहे हैं तो पहले प्लेट कौन सी आ रही है, पॉजिटिव प्लेट आ रही है, तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस ई। अब इधर से जा रहे हैं तो आर आ रहा है, आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, वी वी इक्वल टू आई आर, राइट। अब लेकिन हम लोग करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, इसलिए जो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस वी। आई बात समझ में। इसी तरीके से अगर तुम बी टू ए जाते, मान लो कि तुम इधर से इधर की तरफ आते, इधर से इधर की तरफ आते, तो अब इधर से इधर की तरफ मतलब तुम निकालते क्या, वी बी माइनस वी ए निकालते, मतलब यहाँ डिफरेंस और इसके डिफरेंस के बीच। तो तुम इधर से इधर की तरफ जाते, जब इधर से इधर की तरफ जाते बेटा तो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ ये प्लस वी हो जाएगा। और अब ऐसे जाते वक्त कौन सी प्लेट पहले आ रही है, नेगेटिव, तो माइनस ही हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब भी हम बैटरी का प्लस और माइनस निकालते हैं तो ध्यान रखना कि कैलकुलेशन करते वक्त जो प्लेट पहले आ रही है उसका साइन लिखा जाएगा, और जब हम रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो हम लोगों को करंट को देखना होता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और उसकी वैल्यू निकाल करके हम लोग क्या कर देते हैं, एडअप कर देते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसको समझे आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, किसी भी सर्किट में लगे हुए, किसी भी सर्किट के किसी क्लोज लूप में, ध्यान रखने आप, किसी क्लोज लूप में, जैसे भी हम लोगों ने जो सर्किट इसके पहले बनाया था उसमें दो क्लोज लूप थे, तो उस क्लोज लूप में जब आप इस अप्लाई करेंगे, अगर उसमें ईएमएफ है तो उनका जो समेशन होगा प्लस माइनस लेकर के कैलकुलेशन करते वक्त जो भी प्लेट पहले आएगी जो भी बाद में आएगी उसको लेकर के आप एडअप करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस जो भी होगा आप इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, और उनका सम जो होता है जीरो के बराबर होता है, राइट। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा है समेशन वी इक्वल टू जीरो, तो समेशन ऑफ वी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि उस लूप में कोई भी ईएमएफ नहीं लगा है, केवल और केवल रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, तो करंट की डायरेक्शन को देखते हुए सभी का जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा।
किसी किसी में समेशन ऑफ ई इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि उस लूप में कोई भी जो है रेजिस्टेंस नहीं है, केवल और केवल सेल्स हैं, तो उन सेल्स को आपस में ऐड करके आप उनका निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में। सिमिलरली किसी किसी सर्किट में ऐसे भी लिखा है समेशन आई इक्वल टू 0, आई आर इक्वल टू 0, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें लेकर के आप देख सकते हैं। तो व्हाट इज द केवीएल? केवीएल ये कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी सर्किट के किसी भी क्लोज लूप में अगर आप सभी पोटेंशियल्स और ईएमएफ्स का सम निकालते हैं, अलजेब्रिक सम निकालते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, उसका जो नेट अमाउंट होता है वो 0 के बराबर होता है। अब आप इसे आसानी से निकाल दीजिए, समझ लीजिए। तो ये हो गया आपके पास केसीएल और ये हो गया केवीएल। अब क्योंकि ये एनर्जी का सम 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लॉ है केसीएल जो है, किरचॉफ करंट रूल जो है, इट इज सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये पूछा भी जाता है। और जो किरचॉफ वोल्टेज रूल है ये सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन वी प्लस समेशन ई इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरह से ये दोनों रूल आपको याद रखने हैं। अब इस पे हम लोग डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आपके समझ में आएगा कि हम किस तरह से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है इसके बाद। तो सबसे पहले हम लोग केसीएल अप्लाई करना देखते हैं किसी सर्किट में, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, केवीएल अप्लाई करना देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये सामने एक सर्किट है, इस सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन है कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच बाय यूजिंग द किरचॉफ्स रूल। तो हमें किरचॉफ्स रूल का यूज करके इस सर्किट में क्या करना है, जो है करंट बताना है हर एक ब्रांच में। तो ध्यान से समझिए कि इस सर्किट में कितने जंक्शन है। ये तो एक बहुत सरल सा एग्जांपल है, बहुत ही इजी सा एग्जांपल हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ऐसे और भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम आपके बुक में दिए हुए हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से, बड़े ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को आप देखिए। सबसे पहले हमें किसी भी सर्किट को देखते ही उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने मेश हैं, कितने लूप हैं और कितने जंक्शंस हैं। तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसे कितने पॉइंट है जहाँ से करंट डिवाइड होगी। ऐसे कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे एक से ज़्यादा वायर आकर, दो से ज़्यादा वायर आकर के मिल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट सी एक जंक्शन है और ये पॉइंट एफ क्या है, एक जंक्शन है। तो इस तरह से दो जंक्शन इसमें है। और कितनी ब्रांचेज हैं, पहली ब्रांच तो ये हो गई, पहली ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच हो गई। ठीक है, ये आपके पास 3 ब्रांचेज हैं। तो इन तीनों ब्रांचेज में करंट भी 3 तरह की होगी, तो हमें करंट्स क्या करने, कैलकुलेट करने। तो सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप फर्स्ट, हम लोग स्टेप वाइज इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेप फर्स्ट क्या होगा, दैट इज द स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई किरचॉफ करंट रूल। तो आपको किरचॉफ करंट रूल क्या करना है, अप्लाई करना है, किरचॉफ करंट रूल। यू हैव टू अप्लाई द किरचॉफ करंट रूल। तो किरचॉफ करंट रूल अप्लाई करने के लिए आपको कोई लॉजिक थोड़ी पढ़ना है, आपको यहाँ पे बस क्या करना है, सर्किट को देखना है और देखना है कि सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है। आप इस सर्किट में देखिए कि सबसे बड़ा सेल कौन सा लगा हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ ये सेल की वैल्यू 6 वोल्ट है। इस सेल की जो लॉजिक है उस हिसाब से चलिए, आपको स्टेप वाइज स्टेप चलिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे बड़े पहले देखिए कि सर्किट में सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बैटरी जो है वो 10 वोल्ट की बैटरी है। तो इसका मतलब मुझे करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ मान लेता हूँ कि मान लीजिए यहाँ से आई करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, प्लस और माइनस है, यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, जो FABC जंक्शन है इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो होनी चाहिए, आई करंट फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ब्रांच में केवल एक ही तरह की करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो यहाँ से आई करंट जाती है और यहाँ जंक्शन। अब यहाँ पे जंक्शन पे करंट डिवाइड होगी। मैंने आपको बताया था कि जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे करंट डिवाइड होता है। अब मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो इधर का पोटेंशियल लो, इधर का पोटेंशियल लो, तो इधर की तरफ करंट जाएगी। तो कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी। अब आप चाहें तो इसमें वेरिएबल्स अलग अलग ले सकते हैं, इसमें I1 मान लीजिए, इसमें I2 मान लीजिए। लेकिन अगर जितने ज़्यादा आप वेरिएबल्स रखोगे, आपका सर्किट उतना ही, इक्वेशंस उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोग कम से कम वेरिएबल रखते हैं। तो देखिए कम से कम वेरिएबल्स को हम लोग कैसे रखेंगे। मान लीजिए यहाँ से आई करंट ऐसे आ रही है। अब आई करंट अगर आ रही है तो मान लीजिए इसमें I1 करंट चली गई, इसमें कितनी करंट गई, I1 करंट। तो अगर इसमें I1 करंट गई तो इसमें बची हुई करंट जाएगी, I1 तो इसमें चली गई, जो बची हुई करंट होगी इसमें जाएगी। इसका मतलब इसमें जो करंट जाएगी वो I माइनस I1 करंट जाएगी। तो यहाँ से करंट जाएगी इस तरह से वापस आएगी, इधर से करंट ऐसे जाएगी। अब मैंने आपसे कहा कि एक ब्रांच में एक ही तरह की करंट, मतलब यहाँ से जाएगी करंट, ये सेम करंट यहाँ पर होगी, I माइनस I1 करंट यहाँ पे होगी और I करंट यहाँ पर होगी।
अब इधर से ये करंट आ रही है और इधर से करंट, अब आपने पढ़ा है कि इंटरिंग करंट विल बी इक्वल टू I2 करंट, तो I2 करंट के बराबर होना चाहिए, मतलब इन दोनों का सम जो होगा इस वाली करंट के बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से I माइनस I1 करंट ऐसे आ रही है और I1 करंट, दोनों का सम हुआ कितनी करंट आएगी, I करंट। अब आप देखिए क्या सही है, तो सही चेक करने का तरीका ये है कि आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है कि नहीं किया है। तो ध्यान दीजिए कि जितनी करंट आपने भेजी इधर से यहाँ बैटरी से, क्या उतनी करंट वहाँ पे वापस आ रही है। तो हम देख रहे हैं आई करंट हमने भेजा था और आई ही करंट वापस आ रही है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद करंट I1 इधर चली गई, I माइनस I1 इधर चली गई, फिर ये दोनों जाकर के इस जंक्शन पे फिर से मिलती है अंदर की तरफ। तो ये इन करंट है और ये आउट करंट है, तो आउट करंट विल बी इक्वल टू इन करंट, तो इन दोनों का जो सम होगा इसके बराबर होगा। तो हम लोगों ने सम किया तो हम देखते हैं ये आई के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हमारा जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सही तरीके से किया गया है। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं, और KCL अप्लाई करते वक्त ये ध्यान देते हैं कि सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है, और उस बैटरी से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं और जंक्शन पे आकर के करंट को डिवाइड करते हैं। दूसरा रूल ये है कि कम से कम वेरिएबल्स रखते हैं, और लास्ट में आप ये चेक करते हैं कि क्या आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है कि नहीं किया है। तो आप देखिए कि जितनी करंट आपने जिस बैटरी से भेजी है, क्या उतनी करंट उस बैटरी में वापस आ रही है। अगर ऐसा है तो आपका सर्किट बिल्कुल सही है, आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही तरीके से किया है, राइट। अब दूसरा जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है आपका बेटा टू अप्लाइंग द किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो हम लोग स्टेप थर्ड लिखते हैं, स्टेप थर्ड, स्टेप सेकेंड, टू अप्लाई KVL। तो हम लोग क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि मेस कितने हैं। तो अब देखते हैं, इसमें दो मेस है, ये पहला मेस है और ये दूसरा मेस है, ठीक है, ये सेकंड मेस है। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे किसमें, जो है फर्स्ट मेस में और सेकंड मेस में हमारे पास इक्वेशंस आएंगे, उन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा जब भी इसको आप सॉल्व करें, जब भी इस मेस में हम लोग KVL लगाते हैं तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्लॉकवाइज चलते हो या एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, राइट। तो हम इसमें मान लेते हैं कि मेस फर्स्ट में हम क्लॉकवाइज चलते हैं, और मैं इसमें भी दिखा देता हूँ कि इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इसमें हमने लिख लिया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अप्लाई KVL इन मेस फर्स्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने यहाँ बता दिया कि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा जब भी हम लोग KVL अप्लाई करते हैं तो कोई एक जंक्शन कहीं पर भी चूज कर लो आप, मान लीजिए हमने यहाँ चूज कर लिया और हमें ऐसे चलना है, और यहाँ से चल करके घूमते हुए फिर से इसी पॉइंट पे आ जाना है, ठीक है, कैलकुलेशन करते हुए। तो यहाँ से चलते हैं, हम इधर से चलते हैं, यहाँ पर आए। अब मुझे इस 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या करना है, वोल्टेज का ड्रॉप निकालना है। तो करंट कितनी है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है V इक्वल टू आई, दैट इज द V इक्वल टू आई इंटू आर। तो I की वैल्यू I माइनस I1, तो देखिएगा I माइनस I1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2। अब साइन क्या लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे, तो ऐसे जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसमें देखिएगा कितना हो जाएगा, +3 I माइनस I1, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई I माइनस I1, तो करंट तो वही है। अब देखिएगा यहाँ पे बैटरी आ गई, तो बैटरी को कैलकुलेट करते वक्त जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसमें देखो कि पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है। तो हमने देखा कि इसमें सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे +6, यहाँ पे हमने लिख लिया +6। अब इधर जब हम लोग वापस आते हैं, व्हेन वी कम देयर, जब इधर वापस आते हैं तो यहाँ तक तो हम चाह गए, अब यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं। अब इधर जाएंगे तो करंट अपोजिट होगी, देखिए करंट ऐसे जा रही है, हम लोग ऐसे रहे, ठीक है, तो ऐसे आ रहे हैं, और करंट इसमें देखिए चेंज भी हो गई I1। तो ध्यान रखिएगा करंट, ये वाली करंट केवल यहाँ तक है, अब इधर वाली करंट में I1 करंट हो गया। तब इधर आएंगे, इस रेजिस्टेंस में कितना है 2 ओम, करंट नेगेटिव डायरेक्शन में है तो 2 इंटू I1, तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू I1, ठीक है। इसके बाद फिर वापस आते हैं, कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है, नेगेटिव, तो -3 एंड दिस विल बी, फिर से घूम करके यहीं पे आ गए एंड दिस विल बी 0। दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज रूल। इस तरह से आप किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और इस तरह से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप देखिए आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको रिसेंबल करना है। इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको रिसेंबल करना है। रिसेंबल करके I1 और I1 और I के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम इसको कर लेते हैं फटाफट। यहाँ से I माइनस I1 और I माइनस I1, तो ये दोनों सेम है, तो 3 to 5 I माइनस I1 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 6 और -3 यहाँ से -2 हो जाएगा, -2 I1 एंड दिस विल बी -3 और +6 कितना हो गया बेटा, दिस विल बी +3, दिस विल बी 0। नाउ इसको रिजॉल्व करिए, दिस विल बी 5I माइनस 5I1 माइनस 5 टू यहाँ पे हो गया 2I1 एंड +3, दिस विल बी 0। सो दिस विल बी -5I1 एंड 2I1, तो कितना हो गया 5I प्लस 5 to 7I1 एंड दिस विल बी, ये 3 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा -3 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप इसे रिजॉल्व करिए, रिजॉल्व करने की इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने इस तरह से बना लिया।
सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मेष में क्या करते लगाते हैं, लेकिन सेकंड मेष में हमने मान रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे आप अप्लाई KCL KVL इन मेष टू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलने के लिए हम कोई भी एक जंक्शन चूज कर लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट, और घूम करके मुझे इसी पॉइंट पे आना। अब इस बार इधर से चलेंगे क्योंकि सेकंड मेष में अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, तो हम यहाँ से चलते हैं, इधर से ऐसे चल के आना है ऐसे, तो यहाँ से चलते हैं तो करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, लेकिन बैटरी पहले आ रही है इसलिए पॉजिटिव प्लेट आ रहा है, इसलिए +10, राइट, +10 वोल्ट हो गया। यहाँ पे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, करंट कितनी है, I है, रेजिस्टेंस 3 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3I। फिर इधर आते हैं, यहाँ पे पहुँच गए। अब देखिए यहाँ से आने के बाद इधर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इस मेष का निकालना है, तो हम लोग इधर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे तो देखिए करंट के अपोजिट में गए, फिर से ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ हो जाएगा -2I1, राइट, -2I1। और देखिए कौन सी प्लेट आई पहले, -3, दिस विल बी 0। फिर से यहाँ पर आ गया, रिजॉल्व करते हैं, यहाँ से आ गया -3I -2I1, और यहाँ से +3 और माइनस देखिए कितना 7, और उधर चला गया तो -7 हो गया, माइनस से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 3I + 2I1 एंड दिस विल बी 7। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर है 5I + 7I1 = -3, और यहाँ पर जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है 7I + 2I1 = 7। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप यहाँ से I और I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। I आ गया, I1 आ गया। अब अलग अलग ब्रांचेज में करंट बताइए, क्योंकि इस वाली ब्रांच में तो पता चल जाएगा I, इस वाली ब्रांच में तो I1 हो जाएगा और इसमें I - I1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग ब्रांचेज में करंट को निकाल सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब इसके आगे आप रिजॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इतने सक्षम हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ के, ये कॉन्सेप्ट समझ करके आपको अच्छा लगा होगा, और आई होप भविष्य में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप बहुत अच्छे से, अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो आप लोग तैयारी करते रहिए। ऐसे ही दूसरे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।